हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हम ऑसिलेशन की क्लास कर रहे थे तो ऑसिलेशन में हमने स्प्रिंग वाली सिस्टम का ऑसिलेशन देखा था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था कि स्प्रिंग पे अगर हम मास लगाएं और उसको ऑसिलेट कराएं तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पे कैसे करते हैं वो हमने देखा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो मैं लिया हूं वो होगी आपकी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। काफी अच्छा सा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आजकल फेवरेट बना हुआ है, नीट में काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जेई मेंस में काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस टॉपिक से। तो छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांगता है, और अगर आपको क्लियर है तो फिर आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। तो चलो देखते हैं कि है क्या ये चीज। ठीक है, देखो मान लीजिए कि ये आपका एक पेंडुलम, मान लेते हैं ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसमें ये बॉब है और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। क्या माना गया है कि ये स्ट्रिंग का मास कैसा है, नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग है, और इस बॉब का मास मान लो m है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो क्या हो जाएगी, mg, और इसको बैलेंस आउट कौन कर रहा होगा, आपका टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस कर रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको सारे स्टेप्स समझाए थे उस हिसाब से देखोगे तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये आपकी वो पहली वाली पोजीशन होगी, कौन सी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। अब आपको क्या करना है, इस जगह पे एक फोर्स लिखनी होती है जो कि इक्विलिब्रियम पे लग रही होगी, तो क्या होगा, T इक्वल्स टू क्या बन रही होगी आपकी, mg। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेप कहता है कि आप इसको क्या करें, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। तो चलिए हम इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसको क्या किया कि थोड़ा सा इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे x डिस्प्लेस किया, या फिर कह लें कि एक थीटा एंगल का मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ये वेरी स्मॉल है। ये कैसे है, वेरी स्मॉल। क्यों थीटा वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेशनशिप होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। जहां पे F और X को अगर आप ध्यान से देखोगे तो F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, X के। और F वर्सेस X का अगर आपको ग्राफ याद हो, F वर्सेस X का आपको अगर ग्राफ याद आ रहा हो, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो फोर्स कैसा होना चाहिए आपका, नेगेटिव। और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो फोर्स कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप का ग्राफ है। तो जो रिलेशनशिप है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो कैसा है, लीनियर। अगर मैं इस थीटा को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस थीटा को बहुत बड़ा कर दूंगा, तो जो लीनियर रिलेशनशिप होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की वो नहीं रह जाएगी। और अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं रह जाएगी तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ एसएचएम हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या होने लगेगा, आप सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी हमको यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, एसएचएम डिस्कस करना है। इसीलिए थीटा को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्मॉल लेना पड़ेगा। जब थीटा बच्चे बहुत स्मॉल होता है ध्यान देना, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती जाती है, साइन थीटा टेंड्स टुवर्ड्स क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम यहाँ इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ कितनी है, L। मान लो कि ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ कितनी है, L है। L लेंथ का ये पेंडुलम है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपने पेंडुलम को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है, जब आप पेंडुलम को यहाँ डिस्प्लेस कर दोगे, चलिए पहले क्या एक काम करते हैं, इसी का थोड़ा जूम्ड इन फिगर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें जो है वो आपको और क्लियरली दिख सके। तो मान लो ये यही फिगर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि क्लियरली हम डिस्कस कर पाए कि हो क्या रहा है। यहाँ कहीं पे हमारा बॉब है, इनिशियली ये बॉब यहाँ था, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो थीटा एंगल का हुआ है, और ये जो लेंथ डिस्प्लेस हुई है या जो कह सकते हो जो आर्क बना है वो कितना बना है, एक्स लेंथ का। और ये हमारा क्या है, एल जो है ये लेंथ है किसकी, पेंडुलम की, ठीक है। अब देखो जब ये बॉब यहां पर होगा तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा आपका एम मास का, अगर बॉब है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, mg cos थीटा।
और इस तरफ जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा आपका टेंशन, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा mg का, जो कि क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा हो जाएगा, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, इस बॉब को टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन वापस ले आने की कोशिश कर रहा होगा। ये जो mg साइन थीटा होगा वही क्या कर रहा होगा, बॉब को इस डायरेक्शन में वापस ले आने के लिए कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है, तो जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स F है, वो किसके बराबर दिख रही है आपको, अब वो दिख रही है mg साइन थीटा के बराबर। F इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, mg साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है वो कितनी लग रही है आपकी, इस डायरेक्शन में लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स क्या है आपकी, mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर ध्यान दें तो साइन थीटा जो है उस कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दें, लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है इन रेडियन, हमको एंगल मिल जाता है वो भी किसमें, रेडियन में। तो अभी मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, x है, और रेडियस कितना होगा, इस अगर मैं इस l लेंथ को लेकर के एक सर्कल बनाऊं जिसका कि ये x जो है एक आर्क है, तो ये रेडियस कितना किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर। तो x अपॉन l किसके बराबर हो जाएगा आपका, थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आप देखोगे साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल्स टू थीटा। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, mg इंटू एक्स अपॉन एल। और फोर्स जो होता है हमें पता है कि जो आपकी ये होती है रीस्टोरिंग फोर्स, वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ kx के बराबर होती है, और ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, mg इंटू एक्स वाई एल। तो यहां से देखो आपका x और x कट जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, k को मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखोगे तुम मॉड ऑफ mg लिख सकता हूं, मॉड ऑफ mg अपॉन ये l भी है, मॉड ऑफ mg बाई l लिख सकता हूं। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ SHM का फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है। टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर मॉड के अंदर क्या क्या होता है, m बाई k। ठीक है, यही होता है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि टाइम पीरियड यही होता है। तो यहां पर हम k की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई mg बाई l। यहां से m को ले लिया, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर l बाई g। ये t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g जो हो जाएगा, ये क्या आपका डिराइव हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या चीज आ गई आपकी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब यहां से आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी की भी बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 अपॉन टी के बराबर। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर जी बाई एल। लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहे तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर जी बाई एल। रूट ओवर कितना हो जाएगा, जी बाई एल हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल कंडीशन या सिचुएशन देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम लिफ्ट में पुट कर दें, अगर इसी पेंडुलम को हम एक लिफ्ट के अंदर रख दें और लिफ्ट अगर अपवर्ड्स मूव कर रही हो विद एक्सेलरेशन ए, या डाउनवर्ड्स मूव कर रही हो विद एक्सेलरेशन ए, या फिर फ्री फॉल का कंडीशन हो, तो उस केसेस में टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है, इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आप मान लो इसी पेंडुलम को उठाते हैं, ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। मान लो इसी पेंडुलम को उठाते हैं और एक एलिवेटर बोल लो या लिफ्ट बोल लो, उसके ऊपर मैंने यहां पे ये पेंडुलम रख दिया, अब ये लिफ्ट खुद मूव कर रही है टूवर्ड अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो तुम आप इस पेंडुलम को थोड़ा सा थीटा एंगल पे डिस्टर्ब करो ताकि इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाए। जब इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा
तो क्या क्या होगा, देखो पहले जब ये मीन पोजीशन पे था तो नीचे क्या लग रही थी आपकी mg, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, टेंशन T। क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड्स जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड्स जा रहा है, तो ये जो ओवरऑल चीज जो आपका सिस्टम बन रहा है वो कैसा बन जा रहा है, नॉन इनर्शियल बन जा रहा है। कैसा बन जा रहा है, नॉन इनर्शियल बन जा रहा है, क्योंकि जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो वो सिस्टम तो खुद एक्सेलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अब जैसे ही ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है तो एक सूडो फोर्स एक्ट करने लगेगी, क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स कहां वर्क कर रही होगी, डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी क्या, आपकी ma। तो T किसको बैलेंस आउट कर रहा होगा इस समय, mg प्लस ma को, ठीक है। अब जब मैं ma इस साइड लिखता हूं क्योंकि वहां और भी चीजें लिखनी है, तो ये ma हो जाएगा। अब जब मैंने थीटा एंगल से, जब मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्टर्ब किया तो देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा होगा, mg प्लस ma लग रहा होगा नीचे की तरफ। अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट लग रहा होगा, mg प्लस ma का, इस डायरेक्शन में cos का कंपोनेंट लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट बन रहा होगा, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट बन रहा होगा, ठीक है। तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सी वाली फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ पेंडुलम को लेके आ रही है, कौन सी वाली फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ पेंडुलम को लेके आ रही है, तो mg प्लस ma का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स F किसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा mg प्लस a साइन थीटा। फिर से आप वही बात कर सकते हो कि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, since theta is very small, sin theta will approximately be equals to क्या, थीटा हो जाएगा, sin theta approximately equals to थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी कि थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालने जाओगे तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो कि है x। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं मार्क कर देता हूं इस फिगर में कि जो आर्क बन रहा है इस थीटा एंगल के कारण, जो आर्क बना हुआ है, सपोज करो ये x डिस्टेंस का आर्क है, तो थीटा किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, और ये पेंडुलम की जो लेंथ है मान लेते हैं हम l, तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन l के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg प्लस a साइन थीटा की जगह हो जाएगा x बाई l। आपको पता है कि फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg प्लस a x बाई l। x x को मार देगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी मॉड के अंदर आ जाएगी mg प्लस a डिवाइडेड बाई l। अब आपको पता है कि t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई k विद इन मॉड, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m बाई, ये कितना हो जाएगा आपका m g प्लस a डिवाइडेड बाई l, m को मार देगा तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर l डिवाइडेड बाई g प्लस a, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो जब मैंने उसमें लिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जब लिफ्ट अपवर्ड्स मूव करता है तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आती है वो हमारी कितनी आती है, mg प्लस a के बराबर आती है, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकता था उस कॉन्सेप्ट का, और ये चीज लिख सकता था कि यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही होगी, mg प्लस a की। अब सपोज करो कि यही लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, यही लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तब क्या होगा, उसी के साथ हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमको एक छोटा सा चेंज कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। पहले सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। मान लो यही वाली जो लिफ्ट थी वो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती, यही l लेंथ का पेंडुलम यहाँ पे लगा होता, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगता आपका, mg। क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है इसलिए ये क्या बन जाता आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक सूडो फोर्स भी एक्ट में आता, क्योंकि अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगता, तो ये क्या हो जाता आपका ma हो जाता, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करो, इसको
को पहले तो इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉब यहाँ पर आ जाएगा। ये थीटा एंगल ले लीजिए, मान लीजिए कि जो डिस्टर्ब किया तो आपने कितना, किस लेंथ का आर्क बनाया, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मान लीजिए ये एक्स लेंथ का आर्क बना थीटा डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो यहां से मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि एक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, जो कि होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। फिर आप यहाँ पर जाकर के दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो इस बार कंपोनेंट क्या बनेगा, एम जी माइनस ए। थीटा एंगल पे यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एम जी माइनस ए का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में कौन सा आ जाएगा आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। फिर ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पेंडुलम को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स को किससे इक्वेट कर देंगे हम लिख देंगे कि F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए साइन थीटा, फिर से F इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस ऑफ के एक्स, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ए साइन थीटा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा will tends to theta and theta equals to x by l. So put here x by l, x will cancel out with x, you will get that k is equals to modulus of mg minus a divided by l. We know that time period of simple pendulum is nothing but 2 pi root over m by k. Put the value of k here, you will get t equals to 2 pi root over m divided by mg minus a whole divided by l. This m will cancel out m and you will get t equals to 2 pi root over l g minus a. So this will be the formula for time period when lift is moving down with a constant acceleration of a. Initially I taught you that the time period of simple pendulum will be what, t equals to 2 pi root over l by g. Now I want to say that instead of writing g here, you can write it as g effective. What? G effective. If it is in a situation where it's moving upward with an acceleration of a, then g will be what, g plus a, and if it is coming down with a constant acceleration of a, then your g will become what, g minus a. So it's better to write g effective here. Think of a situation where the lift is under free fall. What will happen if the lift is under free fall? See, if the lift is under free fall, then this A will be equals to nothing but G, and here this A will be equals to what, G. Here also this A will be equals to what, G, and G minus G will be 0. 1 upon 0 will give you infinity. Root over infinity will also be infinity. 2 pi into infinity will also be infinity, so the time period of pendulum will eventually come out to be infinity. And what that suggests, if I make this pendulum come here and I leave it here, the time period is infinity. Here you can see that the g effective is becoming what, if the downward acceleration is equals to g, then the g effective will come out to be 0. So you can treat it as gravity free region. In gravity free region, it's something like space. You have seen that when astronauts go to space, they can't walk or move by themselves because there is no gravity to pull them, or through which they can push it and move forward. Okay, so if this is a gravity free region and I make a displacement of x and leave the bob there, then in absence of gravity there is no situation or no force that will bring this bob back to the mean position. So the time period that this bob gonna take to come to mean position will be infinite, or you can say that this bob is not going to come to mean position ever. Okay, so I hope that these two situations of lift going upward with acceleration a, or lift coming downwards with acceleration a, or free fall of lift is now being clear to you. So practice numerical based on this cases, and if you have any doubt, please put it into the comment section so that I can make a separate video on that. After this, I will make videos on the situation like this. If you can take a let's make it in this only. Let's continue making the video. Now, see, I will take another situation. Let's try to find this out also. It's gonna be an interesting session, friends. See here, if we take a U-shaped pipe, let's take a U-shaped pipe.
Let's take U-shaped pipe. Okay, see here. Let's fill it with water up to this mark, and here also. No, let me fill it till here so that I can show you the next things. Let it fill with water till height of H, or mark it here. Say this is at a height of H. Okay, the water is filled in this pipe up till height of H here also and H here also. What we gonna do? We gonna press this water with something so that there is a depression in the level of water till here. Let's say for a distance of X. Let's say for a distance of X. What will happen if you push the water from one side? The water is bound to increase here. The level of water is bound to increase here. If I have pushed it X here, then it must go to a height X this side. Okay, so if you see here, if you can visualize this situation, you will very clearly see that the gap between these two levels is nothing but 2x. Here we compressed the water, to an x level downwards. So the level of water increased this side by the same amount by which we have made the compression. Okay, let's suppose the cross-sectional area of this tube is A. Let me mark it as capital A. And the density is nothing but rho. And the density of water is nothing but rho. We know that density is equals to mass divided by volume. So if I ask you what is the mass, you can say that mass is nothing but density times volume. It's given that density of liquid is nothing but rho and the volume will be, the area of cross section is A and the height is 2h. Now you can ask how I am taking height as 2h. See here friends, if this is the base level from where the height is measured, if one side is h, then the other side is also what? H. Initially the level of water on both the sides of this U-tube was same. Here it is h and here it is h. So you can say that the total height which this water is occupying is h on this side and h on this side of the U-tube. So the total height will be nothing but 2h. So the mass will be what? Mass will come out to be rho A 2h. Okay. See. Now if I have pushed this liquid, see, you have to connect few dots here to understand this topic. What dots? See. When the liquid was undisplaced, you can see that in both of this situation, here and here, the water level was on the same side. Here also it was h distance above, here also it was h distance above. You can clearly see that this was the equilibrium, this was the condition of equilibrium. So when I earlier taught you the the rules of determining the time period, first you have to find the equilibrium position. The next step was to displace the bob or the mass, or for instance here it is water from its equilibrium position and find out the force or torque at that disturbed position. So once we disturbed it by making it go x level below, this equilibrium got disturbed. Once this equilibrium got disturbed, this whole system of water in this U-tube, what it started to do SHM about the mean position. It started to do SHM about the mean position. See how to calculate the force now. The restoring force, by how much amount we have pushed it? By x amount we have pushed it. Okay? So we can see that when the liquid is depressed x length here and left to itself, it will start oscillating about the mean position. If the liquid is displaced x length
here on this side, it will rise by x length on this side, and if it is left to itself, then it will start oscillating within the u-tube under the action of restoring force. Restoring force will be equal to weight of the liquid column being displaced into this length. So weight of the liquid column being displaced into this length, so what it will be, see here, weight of the liquid column being displaced, so the weight was already, we have find out that weight was root a to h. This force will come out to be weight of liquid column displaced by height of 2x. Okay, so what will be the weight of liquid column displaced? See here how to find out weight. Again, we will use the same formula itself. I'm making the calculation here. See, mass will be equals to what? Rho is the density, A is the area of cross section. Okay, and now 2h is not the height. What it is? What the height is? It is 2x. Okay, because x here and x here, it will be eventually it will be 2x into, we have to find, this will be what? M. And what will be your weight? This is the mass, and weight will be what? Mass multiplied by g. So it will be rho a 2x into g. Okay, so here you can see that this force will come out to be equals to minus of a 2g rho into x, and this f is equals to what? Minus of kx. So minus of kx will be equals to what? A 2g rho into x. Here you can see that this k, here it is x, and here also this is x. Here we have minus sign, here we have minus sign. If you compare this two sides, then we can say that k is equals to what? A 2a rho g. Now we know that the time period of simple pendulum, or the time period of SHM, is nothing but 2 pi root over m by k. Put the values here. So 2 pi root over, what is mass? Mass we had rho a to h, divided by what we have here. The value of k is 2a rho g. This 2 and 2 will get cancelled, this a and a will get cancelled, this rho and rho will get cancelled, so you will get t equals to 2 pi root over h by g. What you will get? t equals to 2 pi root over h by g. देखो हिंदी में देखो, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, एक यू शेप की पाइप लिया जिसमें मैंने पहले ये जो रेड कलर के मार्क्स दिख रहे हैं जो कि बॉटम से एच हाइट पे हैं, इतने तक पानी भर दिया। दोनों साइड ये वाटर का लेवल कितना था? एच हाइट पे था। अब ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एक यू शेप में दोनों साइड पे पाइप। आप देखियो ना, लेवलिंग के लिए हम ऐसे ही यूज करते हैं। लेवलिंग के लिए जब दोनों साइड का वाटर लेवल इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं सरफेस कैसा है? लेवल्ड है। ठीक है, तो लेवलिंग की हमने, तो ये दोनों सरफेस पे जब लेवलिंग की तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन अचीव हो गया, जहां पे दोनों साइड पे वाटर का लेवल क्या था? सेम था। अब हमने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया? एक साइड पे मैंने पानी को दबाया एक्स लेंथ नीचे, तो उसी के सेम क्वांटिटी में दूसरे साइड पे वाटर क्या हुआ? एक्स लेंथ ऊपर उठ गया। पहले मैंने क्या निकाल लिया कि जब कौन सा वाला सिचुएशन था हमारा? इक्विलिब्रियम का सिचुएशन था, तो मास ऑफ वाटर कितना था? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास फिर भी डेंसिटी क्या होती है? रो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ करके। तो a इंटू 2h किया, ये मुझे मिल गया क्या? मास। अब जब मैंने इसको x हाइट पुश किया था नीचे और ये x हाइट ऊपर गया था, और अगर मैं इसको इसी सिचुएशन पे छोड़ दूं तो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ये क्या करने लगेगा? यहाँ पे एसएचएम करने लगेगा अबाउट द मीन पोजीशन। तो एसएचएम क्या होगा? एसएचएम होगा वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिस्प्लेस्ड बाई हाइट ऑफ 2x। बाई हाइट ऑफ 2x क्यों? x हाइट इधर डिस्प्लेस हुआ तो x हाइट तो इधर भी डिस्प्लेस हुआ ना, तो हम वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कितना होगा? देखिए पहले मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इस बार लेंथ कितनी है 2x है, और वेट क्या होता है, मास को अगर मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा वेट, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर आ जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ kx, यहां से कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। हमको पता है कि एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के, हमने m की वैल्यू पुट कर दी और k की वैल्यू पुट कर दी, तो हमको क्या मिला कि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर h बाई g। ठीक है, इसी में एक चीज और आप देख सकते हो कि मान लो कि ये जो लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड का कॉलम दिया हुआ है आपको, ये पूरा यू शेप का, इसकी लेंथ l है, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये वाले जो ऊपर खाली वाले पोर्शन है ना, उनको हम इमेजिन करते हैं कि वो नहीं है, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितनी दी हुई है, LENGTH, कई बार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो लेंथ कितनी दी हुई है हमको L, तो यही L तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इस साइड H और इस साइड H, तो L इक्वल्स टू क्या है 2H, तो यहां से H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/2। आप चाहो तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, तो हमको टाइम पीरियड और क्या मिल सकता है 2 पाई रूट ओवर, H की जगह L/2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा L/2G। तो ये भी होता है कई बुक्स में दिया हुआ टाइम पीरियड, जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से आप ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी होंगी उनका यूज करते हुए आप ये फॉर्मूला या तो यूज कर सकते हैं या तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक और सिचुएशन, मान लेते हैं कि हम अर्थ में एक टनल बनाते हैं और वो टनल डायमीटर ऑफ द अर्थ के अक्रॉस हम डिग करते हैं। कैसे डिग करते हैं देखते हैं। पहला इमेजिनेशन जो होगा कि हम मान लेते हैं कि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, अर्थ कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, जी अर्थ कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर बना है। मान लेते हैं कि अर्थ कैसा है हमारा, स्फेरिकल इन शेप है, फिर इसके डायमीटर के अक्रॉस इसमें एक छेद कर देते हैं, इसके डायमीटर के अक्रॉस इसमें एक छेद कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक m मास की बॉल डाल देते हैं जो कि इजिली स्लाइड डाउन हो सकती है। इसमें एक m मास का हम बॉल डाल देते हैं जो कि इजिली क्या हो सकता है, स्लाइड डाउन हो सकता है। मान लीजिए ये क्या है, अर्थ का थोड़ा सा और नीचे, मान लीजिए ये अर्थ का क्या है, सेंटर है अर्थ का, ठीक है। मान लेते हैं जो सरफेस पे ग्रेविटी है वो अर्थ के क्या है, g है। यहां कोई हम पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट P पे है बॉल, जो कि सरफेस से कोई x हाइट नीचे है। कहां पे, सरफेस से कोई x हाइट नीचे है। अच्छा एक और चीज मान लेते हैं अभी, लेट r बी द रेडियस ऑफ अर्थ। मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपका, r है। let r be the radius of earth and g be the gravity on the surface of earth। अब मान लो कि किसी पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस बिलो है सरफेस ऑफ अर्थ से, वहां पे ग्रेविटी आपकी कितनी हो जाएगी g डैश, और g डैश की वैल्यू कितनी होगी, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, कितनी हो जाएगी 1 माइनस डी बाई आर। या तो मैं लिख सकता हूं कि g डैश विल बी इक्वल्स टू g r माइनस डी बाई आर, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और g क्या है, जितना जी जो d बोल रहा हूं मैं आपका, d नहीं, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, हमने इस डेप्थ को कितना लिया है, x लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा g डैश इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई आर, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, देखते जाओ, फिर से समझाता हूं। एक अर्थ को हमने एक स्फेरिकल शेप का माना
और एक बॉल है जिसको कि अर्थ के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर मैं इस एक टनल डिग करूं, एक टनल बोर करूं थ्रू द डायमीटर ऑफ द अर्थ और एक बॉल को उसमें रखूं तो क्या ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लो कि बॉल जो है वो अर्थ के सरफेस से, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी जी है, वो अर्थ के सरफेस से एक्स हाइट बिलो है। इस जो आपने स्फेरिकल अर्थ लिया हुआ है ना, ये स्फेरिकल जो अर्थ लिया हुआ है आपने, ये अर्थ है आपका स्फेरिकल, इसमें सरफेस से एक्स हाइट नीचे पे एक बॉल है। तो मान लो कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी जी होगा, तो इस पॉइंट पी पे ग्रेविटी कितना होगा, जी डैश, जो कि किसके बराबर होगा, जी 1 माइनस एक्स बाई आर, क्योंकि एक्स आपका डेप्थ था। तो मैं लिख सकता हूं कि जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी आर माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, मान लो कि जो सेंटर है यहां से जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस कितनी है, y। ये जो सेंटर है यहां से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की वो कितनी है आपकी, y है। ठीक, तो देखो मैं y को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या y इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूं कि g डैश, इस चीज को यहां से कंपेयर कर रहा हूं, g इंटू वाई बाई आर, ये चीज मैं यूज कर सकता हूं, g डैश इक्वल्स टू g इंटू वाई बाई आर। अब आपको इस तरीके से समझो कि बॉल जो है वो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। बॉल जो है मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, g डैश इक्वल्स टू जी वाई माइनस आर के बराबर है। अब जब इस बॉल को यहां पे छोड़ दोगे आप, तो ये क्या करने लगेगा, इस सेंटर के अबाउट मूव करेगा, इस सेंटर के अबाउट मूव करेगा। हम देखते हैं कि ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा, इस चीज को भी हम देखेंगे। तो देखो यहां पर जब बॉल रहेगा तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, तो F इक्वल्स टू लग रही होगी आपकी m g डैश, तो F इक्वल्स टू m, g डैश की वैल्यू कितनी है, g y अपॉन r, और विथ नेगेटिव साइन। क्यों, अब आपको समझाता हूं क्यों, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप कुछ फिगर को ऐसा देखो कि ये है आपका मीन पोजीशन, ये रहा मीन पोजीशन। यहां से आपको पता है कि कभी भी ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस होती है वो कहां से मेजर की जाती है, कभी भी ऑसिलेशंस में जो डिस्टेंस होती है वो मीन पोजीशन से मेजर की जाती है। तो मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, y डिस्टेंस पे है, और ये y डिस्टेंस है किसके बराबर, तो ये पूरा r माइनस जो कि टॉप से इसकी डेप्थ थी कितनी x, तो ये इसके बराबर है। तो अब जब ये बॉल यहां है तो जो फोर्स mg लग रही है वो कहां लग रही होगी, नीचे की तरफ। बॉल कहां है, ऊपर की तरफ फोर्स कहां लग रही है, नीचे की तरफ। फिर देखो बॉल है अपवर्ड, फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड्स, तो यहाँ कैसा साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो F को मैं लिखता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हो जाएगा माइनस एम जी बाई आर इंटू वाई। अब अगर डिस्प्लेसमेंट y का है तो ये क्या लिख सकते हैं, माइन F इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स होने के नाते ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी बाई आर इंटू वाई। यहां से आप कंपेयर करके देखोगे तो k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, एम जी अपॉन आर, और हमको पता है कि t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के। बस k की वैल्यू को आपको यहां पुट कर देना है, तो 2 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m बाई k की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, mg डिवाइडेड बाई r, m और m आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको t इक्वल्स टू फिर से क्या मिल जाएगा, रूट ओवर r बाई g, जो शायद आपको पिछले केस में भी मिला था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हमें मिल गया t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर r बाई g। एक दफे मैं और आपके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें कि हो क्या रहा है कि एक अर्थ है जिसके बीचों बीच थ्रू इट्स डायमीटर हमने बोर किया और एक पूरा गड्ढा बना दिया। अब माना कि किसी एक पॉइंट पे बॉल जो थी वो पॉइंट पी पे थी और ये पॉइंट पी इसके सरफेस से एक्स डिस्टेंस बिलो था। सरफेस पे तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी जी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं h डेप्थ नीचे आऊं या x डेप्थ नीचे आऊं तो ग्रेविटी बदल जाती है। जब हम
अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जब मैं x हाइट नीचे आ गया या x डेप्थ पे आ गया अर्थ के अंदर, तो मेरी जो g थी अब वो g ना होकर के क्या हो गई, g डैश, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आई, g इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जिसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके r को यहाँ मल्टीप्लाई किया और लिखा g डैश इक्वल्स टू जी आर माइनस एक्स बाई आर। अब इस चीज को थोड़ी सी दूसरी तरीके से भी देखने की जरूरत है कि आप सरफेस से तो माना कि आप x डिस्टेंस ऊपर है, नीचे हैं, मगर आप सेंटर से कितना ऊपर हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है, हम सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर है, y डिस्टेंस ऊपर है। और ये y किसके बराबर है, तो आप देखोगे कि अगर रेडियस r है और ये डेप्थ x है तो इस y की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, r माइनस एक्स। तो हमने लिखा कि y इक्वल्स टू r माइनस एक्स, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं r माइनस एक्स की जगह y, तो g डैश की वैल्यू कितनी आ गई, g इंटू वाई बाई आर। अब यूं समझ के देखो, आप ये ना सोचें कि बॉल को ऊपर से डाला गया है, आप ये सोचें कि बॉल को सेंटर पे खड़े होकर किसी ने ऊपर की तरफ फेंका है, बॉल को सेंटर पे खड़े होकर किसी ने ऊपर की तरफ फेंका है। तो बॉल जा रही थी ऊपर, पहुंची पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे हमने स्टडी चालू की तो पता चला कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है एम जी डैश। जी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि डेप्थ पे जी 9.8 के बराबर नहीं होती, बल्कि एक नई जी डैश आएगी क्योंकि वो अर्थ से एक्स डिस्टेंस नीचे था, अंदर था। तो जो नीचे लग रही थी वो क्या लग रही थी, एम जी डैश। और आप जानते हैं कि जो पीछे की मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसी को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो गई, एम जी डैश के बराबर हो गई। यहां से आपने देखा कि F इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी, जी डैश की वैल्यू कितनी थी, G इंटू वाई बटे आर, तो मैंने लिख दिया एम जी इंटू वाई बाई आर। आप देखेंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी बाई आर इंटू वाई। अगर आप इसी पोजिशन पे रोक करके चीज को ध्यान दे देंगे तो आपको और क्लियरिटी हो सकती है थॉट प्रोसेस में कि यहां से F इज प्रोपोर्शनल टू y दिख रहा है विथ नेगेटिव साइन, जो कि हमें बता रहा है कि ऐसा इक्वेशन जब बनता है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज क्या कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी। तो फिर मैंने इसको रिस्टोरिंग फोर्स के बेसिक फॉर्मूले से कंपेयर करवाया तो मुझे k की वैल्यू मिली mg अपॉन r। फिर हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ जो SHM होता है वो कितना होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k। जहां पे मैंने k की वैल्यू को पुट किया तो मुझे टाइम पीरियड कितना मिला, t इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई जी। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी एक दो सिचुएशंस और बच जाती हैं जो कि हम जिसमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ऑसिलेशन का, जिनको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करता हूं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।